Hello everyone and welcome back to the series of lecture related to UV visible spectroscopy। और आज हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स के बारे में। हमारे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स की, जिसमें हमने बात किया था कि द अटैचमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ऑन अ बेसिक क्रोमोफोर स्ट्रक्चर changes the position and intensity of an absorption of the chromophore। ज़रूरी नहीं है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्रोमोफोर पर अटैच हो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ही एब्जॉर्प्शन शो करे, बट जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है वो ज़रूर क्रोमोफोर की एब्जॉर्प्शन को मॉडिफाई कर देता है। ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज़ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ को, उन्हें हम ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। एंड द टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सोक्रोम्स इंक्लूड मिथाइल, हाइड्रोक्सिल, एल्कोक्सी, हैलोजन एंड एमिनो ग्रुप्स। ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट क्रोमोफोर से अटैच होते हैं वो एब्जॉर्प्शन पर 4 काइंड ऑफ इफेक्ट डालते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बैथोक्रोमिक, the second one is hypsochromic, the third one is hyperchromic and the fourth one is hypochromic shift। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, इसलिए इस एरो को मैंने रेड कलर से दिखाया है। और इस एरो जो वेवलेंथ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है का मतलब है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है। दूसरा जो हमारा शिफ्ट है उसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, जिसे मैंने ब्लू कलर से शो किया है, और इसे ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। और इस एरो का मतलब है कि इसमें वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी। जो थर्ड एरो है हमारा वो हाइपरक्रोमिक का है, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसके एरो को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। और जो फोर्थ हमारा इफेक्ट है उसमें हमारी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इसको मैंने एक डिक्रीज एरो से दिखाया है, जिसे मैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोल सकती हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं सभी शिफ्ट को वन बाय वन। हमारा जो सबसे पहला काइंड ऑफ शिफ्ट है उसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, और इट इन्वॉल्व्स द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। और ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ग्रुप्स सच एज हाइड्रोक्सी, एमिनो, एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स का जब भी अटैचमेंट होगा क्रोमोफोर से, कल हमने डिस्कस किया था, वो एक नया क्रोमोफोर बनाएगा और वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देगा। इसके साथ ही साथ चेंज ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट्स को भी चेंज करते हैं तो भी ये इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। इस शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ये जो पॉइंट है वो वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि रेड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है या बैथोक्रोमिक शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है। एंड दिस शिफ्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 और मोर क्रोमोफोर आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन इन मॉलिक्यूल। इस शिफ्ट के लिए कॉन्जुगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बात यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्यों इंक्रीज होती है कॉन्जुगेशन के इंक्रीज होने से, क्योंकि कॉन्जुगेशन के इंक्रीज होने से देयर इज डिक्रीज इन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हर कार्बन एटम पर जो p ऑर्बिटल है वो ही कंबाइन होकर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इथाइलिन का। इथाइलिन के पास 2 एटॉमिक p ऑर्बिटल्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं C1 और C2। ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं।
अब इन्हीं दो p ऑर्बिटल से दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसे हम phi1 या phi2 स्टार कह सकते हैं। जिसे हम phi1, ये हमारा phi1 है, और phi2 स्टार कहते हैं। द बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिजल्ट्स फ्रॉम द एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। यहाँ पर बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो बन रहे हैं एडिशन ऑफ द वेव फंक्शंस, एंड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स फ्रॉम द सब्सट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेव फंक्शन। यहाँ पर जब वेव फंक्शन का सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। और ये जो न्यू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी p ऑर्बिटल से कम होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे ये दोनों हमारे ऑर्बिटल हैं, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी इनसे कम है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी ऑर्बिटल से ज़्यादा है। अब जो यहाँ ट्रांजिशंस होगा वो ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो भी ट्रांजिशन होगा वो पाई टू पाई स्टार होगा, या कह सकते हैं पाई टू एंटी पाई होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा वो phi1 से phi2 स्टार में होगा। हम कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजिशन होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, और इस ट्रांजिशन से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। अब मैंने इसको phi1 से डिनोट किया है और इसको मैंने phi2 स्टार से डिनोट किया है, तो जो ट्रांजिशन होगा वो phi2 एंटी पाई होगा, या कह सकते हैं phi1 से phi2 स्टार में होगा। नाउ कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। कल भी हमने जो डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में कैसे इंक्रीज़ हो रहा है लैम्डा मैक्स समझा था। आइए एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से एग्जाम्पल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का। और यहाँ पर जब हम ध्यान से याद करेंगे तो जो भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनके पास 4 एटॉमिक p ऑर्बिटल्स हैं, और क्योंकि 4 एटॉमिक p ऑर्बिटल्स हैं तो ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम नाम दे सकते हैं phi1 phi2 बॉन्डिंग, और phi*3 एंड phi*4 को एंटी बॉन्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने इथाइलिन लिया है, और इथाइलिन की जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है उसको मैं phi1 और phi2 स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर मैं सेकेंड ब्यूटाडाइन को लेती हूँ तो ब्यूटाडाइन में ये हमारा phi1 हो जाएगा, ये हमारा phi2 हो जाएगा, और ये हमारा phi3 स्टार, और ये हमारा phi4 स्टार। और जो भी ट्रांजिशन होगा इसमें भी, जो भी ट्रांजिशन होगा वो phi2 एंटी पाई होगा, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और जो ट्रांजिशन होगा वो phi2 से phi3 स्टार के बीच में होगा। ये आपका phi2 था और ये था आपका phi3 स्टार। तो जो भी ट्रांजिशन होगा वो phi2 से phi3 स्टार में होगा। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी डिस्टेंस है, जो हमारी डिस्टेंस जो हमारी इथाइलिन के बीच में थी वो ये थी, और जो 1,3-ब्यूटाडाइन की थी वो ये थी। दोनों के डिस्टेंस को हम कंपेयर करें तो जो हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन का डिस्टेंस है वो कम हो जा रहा है, इनकी ट्रांजिशंस एनर्जी जो है वो कम हो जा रही है। और इसके साथ ही साथ अगर हम कॉन्जुगेशन को बढ़ाते जाएं तो हम देख रहे हैं हेक्साट्राइन में एनर्जी उससे भी कम हो गई है, और ऑक्टाटेट्राइन में एनर्जी उससे भी कम हो गई है, क्योंकि सभी में कॉन्जुगेशन बढ़ता जा रहा है, सभी में डबल बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। डबल बॉन्ड्स की वजह से जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, उनकी एनर्जी गैप डिक्रीज़ होती जा रही है।
तो हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन बढ़ने से एनर्जी गैप डिवाइडिंग द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बिकम्स स्मॉलर, और एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, और इसी इनवर्स रिलेशन की वजह से यहाँ इस फिगर में देख पा रहे हैं कि एनर्जी अगर कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो कॉन्जुगेशन के साथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और कम होने की वजह से एनर्जी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और इसी वेवलेंथ के बढ़ने की कंडीशन को ही हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। Therefore, in the similar fashion, many auxochromes exert their bathochromic shift by means of an extension of the length of the conjugated system. आप कल भी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सोक्रोम्स के पास जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं, और जैसे जैसे कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होता है एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है, और एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इसलिए एनर्जी गैप डिक्रीज होता है तो वेवलेंथ बढ़ जाता है, और इसी को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। आइए कुछ वैल्यूज़, लैम्डा मैक्स वैल्यूज़ और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यूज से समझने की कोशिश करते हैं कि बोथ लैम्डा मैक्स एंड द एप्सिलॉन, जिसको हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन। यहाँ जो भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं उसमें मैंने डबल बॉन्ड को नीचे की तरफ इंक्रीज़ किया है, हर फिगर में एक डबल बॉन्ड इंक्रीज़ होता जा रहा है, और वैल्यूज़ से हम ये देख पाएंगे कि जो भी लैम्डा मैक्स है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जो एप्सिलॉन है दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वैल्यू के टर्म्स में देखें तो जो भी डबल बॉन्ड इंक्रीज़ हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वो 165 है एक डबल बॉन्ड पर, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड के लिए 217 है, 3 डबल बॉन्ड्स के लिए 256 है, 4 डबल बॉन्ड के लिए 290, 5 डबल बॉन्ड्स के लिए 334 और 6 डबल बॉन्ड्स के लिए 364। तो हर कॉन्जुगेशन के साथ जो है वो एनर्जी गैप डिक्रीज़ होती जा रही है और वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, और वेवलेंथ के साथ साथ हम ये देख पा रहे हैं, अगर हम नंबर में देखें तो यहाँ पर 15,000 की इंटेंसिटी है और यहाँ पर 138,000 की इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है नीचे की तरफ, वैसे वैसे एप्सिलॉन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इस नंबर वैल्यू से हमें ज़्यादा क्लियर हो पा रहा है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, और जो लैम्डा मैक्स होगा वो हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, एज वेल एज जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ता जाएगा, और इसे ही हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। आते हैं हमारी दूसरी शिफ्ट की तरफ जिसे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इन्वॉल्व्स द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। और ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट का जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पर जो वेवलेंथ होता है वो शिफ्ट कर जाता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। और ये क्यों होता है जस्ट अपोजिट, जैसे वहाँ पर कॉन्जुगेशन बढ़ा रहे थे तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पर जब हम किसी सिस्टम में कॉन्जुगेशन को घटा देंगे तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। इस शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम एनिलीन का। एनिलीन के पास हमारे पास एनिलीन में एक नाइट्रोजन होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि बेंजीन इज़ अ क्रोमोफोर, और वहाँ पर एक ऑक्सोक्रोम NH2 ऐड हो जा रहा है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, और इसकी जो एब्जॉर्प्शन वैल्यू वो 280 नैनोमीटर है। लेकिन जैसे ही एनिलीन को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में लेते हैं तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें नहीं मिलता, ये एनिलीनियम आयन में चेंज हो जाता है। इस एनिलीनियम आयन की वजह से इसका जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 203 नैनोमीटर हो गया है, और हमें दिख रहा है कि वो 280 नैनोमीटर से डिक्रीज़ हो करके इसी डिक्रीज़ ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ को ही हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जानते हैं।
तो दो कंडीशन है यहाँ पर, या तो हम कॉन्जुगेशन को डिक्रीज़ कर दें या हम ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लें जिसमें हमारा कॉन्जुगेशन डिक्रीज़ हो जाए, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो सकती है। जो दो और अदर टाइप्स की शिफ्ट है वो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की बात करें तो दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ये आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एनी ऑक्सोक्रोम इन द स्ट्रक्चर। जब भी हम किसी ऑक्सोक्रोम को किसी क्रोमोफोर से अटैच कर देंगे तो हमें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देने को मिलेगा। यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। अगर हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की बात करें तो दिस इफेक्ट is defined as an effect due to which the intensity of absorption maximum decreases। यहाँ पर intensity of absorption maximum decrease हो जाता है, और ये कब होता है? अगर हम किसी ग्रुप की जियोमेट्री को डिस्ट्रॉय कर दें तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। आइए एक एग्जांपल से हम समझने की, इन दोनों ही शिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डीएनए। डीएनए अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्व करता है। क्यों एब्जॉर्व करता है? क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसेस में। आपको मालूम है कि हमारे जो भी डीएनए है उसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और इन बेसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एरोमेटिक होता है, और इस वजह से उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, और ये भी अल्ट्रावायलेट रीजन में एब्जॉर्प्शन को शो करते हैं। अब कैसे हम हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, वो बात आती है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो हाइयर एब्जॉर्प्शन शो करता है। जो सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का वो हाइयर एब्जॉर्प्शन शो करता है इन कंपैरिजन टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ डीएनए। अगर हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आप सभी को मालूम है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बाउंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस। और जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस हैं वो आपको मालूम है कि एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ता है, और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है। ये जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड बेसिस के बीच में, आपको मालूम है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं रिजोनेंस ऑफ द एरोमेटिक रिंग के। अभी मैंने आपको बताया, आप स्ट्रक्चर रेफर भी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद भी हो तो आप देख पाएंगे कि ये जितने भी प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसेस होते हैं वो सब एरोमेटिक रिंग को कंटेन करते हैं, और आपको मालूम है कि एरोमेटिक रिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसका रिजोनेंस। और जब इन रिंग्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो रेस्ट्रिक्ट करती है रिजोनेंस को। एज अ रिजल्ट क्या होता है? देयर इज डिक्रीज इन यूवी एब्जॉर्बेंस ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए सैंपल, और इसी को हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। फिर क्या होगा? अगर हम दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दें तो जो भी इंटरैक्टिंग फोर्सेस हैं या जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसके डिस्ट्रॉय होते ही जो भी हमारी रिंग्स हैं वो फ्री हो जाएंगी रिजोनेंस करने के लिए, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, और इसे ही हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। डीएनए से रिलेटेड ये एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता है कि कौन सा डीएनए जो सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है वो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन शो करता है, या किसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा होता है। तो आज हमने बात की डिफरेंट शिफ्ट्स की दैट ऑकर्स ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एन ऑक्सोक्रोम टू द क्रोमोफोर। इन शिफ्ट्स को हम और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे बाय द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स बाय अप्लाइंग वुडवर्ड फिशर रूल।
तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।